जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग धान और गेहूं का जो किस्म होता है उसके धान और गेहूं के उन्नत किस्मों का विकास कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़े थे। और साथ ही साथ हम लोग देखे थे वो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसके बारे में, किस प्रकार से फसल की किस्मों में पादप प्रजनन द्वारा फसल की किस्मों में सुधार करके उत्पादन क्षमता को कई गुना क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। आज हम लोग को पढ़ना है रोग प्रति। जनरली क्या होता है कि फसल जो होते हैं उनको कई प्रकार के जो बीमारी फैलाने वाले रोग कारक होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, उनसे नुकसान पहुंचता है और जिसके कारण जो फसल का उत्पादन क्षमता होता है वो उसमें कमी आती है। तो फसल के उत्पादन क्षमता में कमी के ये बीमारी जो होता है वो एक मुख्य कारण होता है। तो हम लोग को ऐसे पौधा विकसित करना होगा जिनके ऊपर बीमारियों का असर ना पड़े या कम से कम पड़े। तो उसके लिए हम लोग कई प्रकार से पादप का क्या कराते हैं, प्रजनन कराते हैं। तो आज का टॉपिक यही है, पादप रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। हेडिंग डालेंगे रोग प्रतिरोधकता के लिए, रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। जनरली अगर हम लोग देखें तो भारत में प्रत्येक वर्ष जो है वो फसल का लगभग 20 से 30% भाग जो होता है वो बीमारी के कारण, रोग के कारण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और 20 से 30% एक बहुत बड़ा मात्रा है भारत जैसे देश में, कृषि प्रधान देश में। तो उस मात्रा के जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कम करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, ऐसे फसलों के बीच में पादप प्रजनन कराते हैं जो अलग अलग प्रकार के रोगों के लिए क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। कुछ फसल होते हैं जिनके ऊपर रोग का असर नहीं पड़ता है और कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रोग का बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे फसल जिनमें रोग का असर नहीं हो रहा है उनके साथ क्या किया जाता है, फसलों का प्रजनन करा जाता है। और जिससे उनके अंदर भी, ऐसे फसल जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है उनके अंदर भी क्या होता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से वो प्रजनन कराया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 20 से 30% फसल रोग के कारण नष्ट हो जाते हैं। ये जो 20 से 30% लिखे हैं हम, ये 20 से 30% जो है वो एनसीईआरटी का डाटा है और ये कह रहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो फसल होता है उसका लगभग 20 से 30% भाग जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर हम लोग बात करें कि पौधा में जो रोग उत्पन्न होता है तो पौधा में रोग जीवाणु के कारण उत्पन्न होगा, विषाणु के कारण उत्पन्न होगा, या कई प्रकार के जो कवक होते हैं वो भी क्या करते हैं, पौधा में रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फसल में जीवाणु, विषाणु एवं कवकों के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। कवकों के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं जिनसे फसल के उत्पादन क्षमता में क्या आती है, कमी आती है। तो फसल जो होता है उसमें रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें आता है जीवाणु, आता है विषाणु, आता है और कौन आता है, कवक आते हैं। जिससे मनुष्यों में भी इनके द्वारा बीमारी हो रहा था। ठीक, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पौधों में भी कई प्रकार के क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। और जब ये इनसे रोग से ग्रसित जाते हैं पौधा तो उनका उत्पादन क्षमता जो है वो क्या हो जाता है, सामान्य से, औसत से कम हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से रोग होते हैं और कौन कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। तो हेडिंग आएगा फसलों के सामान्य रोग। और फसलों के सामान्य रोग में अगर हम लोग देखें तो अगर होता है कि कवक के द्वारा क्या होता है, तो कवक के द्वारा रोग उत्पन्न होता है। और कवक के द्वारा जो रोग है वो दिया हुआ है गेहूं का भूरा कीट। इस
इसमें क्या होता है कि जो गेहूं का पौधा होता है उसके लिपियों पर जो पत्तियां होती है, पत्तियों के ऊपर क्या होता है, ब्राउन ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं, झाड़ी बन जाता है। फिर गन्ने का रेड रॉट का गन्ना जो शुगर केन होता है उसका जो रूट होता है, जड़ होता है, वो लाल कलर का हो जाता है। इसी प्रकार से जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, और जीवाणु के द्वारा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू पछेती अंगमारी। ये आलू पछेती अंगमारी जो होता है वो आलू में जीवाणु के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। और क्रूसीफर ब्लैक रॉट, ये जो होता है, क्रूसीफर का मतलब इसके अंदर सरसों आ जाते हैं, तिलहन वाला फसल, तो ये क्रूसीफर उस कैटेगरी का पौधा होता है। और उसमें उसका ब्लैक रोड, क्रूसीफर ब्लैक रोड जो होता है, ब्लैक का मतलब होता है काला, रोड का मतलब कि उसे रूट के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, या तना में जो भाग होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। यहाँ पर कवक और जीवाणु के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। इसके बाद अगर हम लोग विषाणु से देखें तो पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग विषाणु देखते हैं। नोट करिए, तीसरा जो होता है वो विषाणु के द्वारा और इसमें विषाणु के द्वारा जो होता है उसमें आता है तंबाकू, मोजेक या कह सकते हैं सलजम। नेक्स्ट जो होता है वो सलजम मोजेक होता है। ये सिर्फ आपको बीमारियों का क्या करना है, नाम याद रखना है, उसके सिम्टम्स नहीं जानना है। बहुत लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि इसका इस रोग में होता क्या है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आपको कौन सा रोग जो पौधा में हो रहा है वो कौन से सूक्ष्म जीव के कारण हो रहा है इसके बारे में जानना है। इसके बाद हम लोग जानना है कि रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन की जो विधि होती है वह क्या होती है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब हमको प्रजनन कराना होता है तो अलग अलग वांछित गुण वाले पौधों का क्या करते हैं, चयन करते हैं, और उनके बीच में क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। और उनसे जो उत्पन्न होता है वो एक प्रकार का विशेष गुण वाला पौधा होता है जो अपने माता पिता, अपने जनक से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग आएगा वो आएगा रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधि। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। विधि भी लिख सकते हैं, रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन विधि। इसमें देखिए क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन विधि में क्या है, कह रहा है कि इस प्रकार के प्रजनन विधि में दो वांछित गुण वाले कहने का मतलब रोग प्रतिरोधी जो फसल होते हैं उनके बीच में दो वांछित गुण वाले पौधों के बीच में क्या कराते हैं, प्रजनन कराकर रोग प्रतिरोधी पौधे का विकास किया जाता है। अलग अलग वांछित गुण वाले रोग प्रतिरोधी पौधा लेते हैं और उनके बीच में क्या कराते हैं, पोलिनेशन कराते हैं, परागण की क्रिया कराते हैं। इस रोग प्रतिरोधी पौधा का जो परागण होता है वो दूसरे पौधा पर, और उसका पौधा का परागण जो होता है वो इस पौधे पर क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। और जब ऐसा किया जाता है तो उनसे जो उनके बीज जो होते हैं वो संकर किस्म के होते हैं, वांछित नस्ल के होते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो हजारों पौधा में से कोई एक पौधा जो होता है उनमें जीनों का संयोजन होता है, कोई वांछित गुण आता है, रोग प्रतिरोधी किस्म का विकास होगा, तो उस पौधा को हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे और संकरण कराने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, चयन करेंगे। तो ये बोला है नेक्स्ट पॉइंट कि यह जो होता है वो संकरण एवं चयन पर क्या होता है, आधारित होता है। एक बार पढ़ रहे हैं लिखने में दिक्कत ना हो। कह रहा है कि इस प्रकार के प्रजनन विधि में दो वांछित गुण वाले पौधों के बीच में प्रजनन कराकर रोग प्रतिरोधी पौधे का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। यह संकरण एवं किस पर आधारित होता है, चयन पर आधारित होता है। पहले तो हम लोग पोलिनेशन कराते हैं, संकरण कराते हैं, और उससे जो वांछित गुण वाले पौधे विकसित होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, चयन करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग को जो डालना है वो डालना है रोग प्रतिरोधी पौधों का किस्म। तो ये इतना में नहीं होगा, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, तो पौधों में जो रोग प्रतिरोधी किस्म जो होते हैं उनको कई प्रकार के पौधों के बीच में प्रजनन करा के कुछ रोग प्रतिरोधी पौधों के
बीच में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया गया है और उन फसलों का किस्म दिया हुआ है और वो कौन कौन से रोग के प्रति प्रतिरोधी है उसके लिए। तो पहले 3 कॉलम बनेगा। 3 कॉलम में जो सबसे ऊपर वाला है यहाँ पर एक कॉलम में लिखेंगे फसल, दूसरे कॉलम में किस्म और तीसरे में कौन से रोग के लिए प्रतिरोधी है, तो रोग के प्रति प्रतिरोधकता। सबसे पहला जो किस्म दिया हुआ है फसल का वो दिया हुआ है गेहूं, और गेहूं का जब क्रॉस कराया गया तो उससे हिमगिरी किस्म का पौधा विकसित हुआ, इसका नाम हिमगिरी रखा गया। और वो जो हिमगिरी जो गेहूं का किस्म है वो किसके लिए रोग प्रतिरोधी होता है, पर्ण तथा धारी कीट। पर्ण तथा धारी कीट जो पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं उस, ठीक है, और हिलबंड ऐसे जीवों के प्रति, ऐसे बीमारी के प्रति वो क्या हो गया, प्रतिरोधी हो गया। कौन सा किस्म, गेहूं का हिमगिरी किस्म। इसके बाद जो दूसरा फसल का किस्म है वो दिया है सरसों। ध्यान रखना इसमें जो इधर किस्म लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, कौन किसका किस्म है। तो सरसों का जो किस्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है पूसा स्वर्णिम। पूसा स्वर्णिम या इसी को बोलते हैं करण राई। ये जो पूसा स्वर्णिम या करण राई जो एक सरसों का किस्म है, इसको पादप प्रजनन के द्वारा जब तैयार किया गया तो इसके अंदर किसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास हुआ, श्वेत कीट के प्रति। श्वेत कीट का मतलब है श्वेत सफेद रंग का जो कीड़ा होते हैं इनसे फसलों को, सरसों को नुकसान पहुंचता है, उसके प्रति इसमें क्या हुआ, प्रतिरोधक क्षमता का विकास हुआ। नेक्स्ट जो थर्ड दिया हुआ है वो फूल गोभी दिया हुआ है, और फूल गोभी का यहाँ पर 2 किस्म लिखा हुआ है, पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल केवन। फूलगोभी का 2 किस्म, पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल केवन। और ये जो पूसा शुभ्रा या पूसा स्नोबॉल केवन है इसके अंदर कृष्ण बेलगन, कृष्ण का मतलब ब्लैक कलर होता है, ठीक है ना, कृष्ण बेलगन तथा कुंचित अंगमारी जिसको हम लोग शीर्षण के नाम से भी जानते हैं, या कृष्ण बिलगन के प्रति क्या हो गया। बिलगन का मतलब होता है टूट करके गिरना, पत्तियां जो है वो काला हो जाती है और काला होने के बाद, पुराने होने के बाद क्या होते हैं, पौधे से टूट करके गिर जाते हैं। तो इस प्रकार के रोगों से जो पौधे थे उनमें काफी नुकसान पहुंचा था, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ये क्या हुआ, ऐसे फूलगोभी के पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल जैसे पौधे के नए किस्मों का विकास किया गया, और ये जो किस्म है वो इस रोग के प्रति क्या हो गया, प्रतिरोधी हो गया। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो लोबिया दिया हुआ है। लोबिया जो होता है मटर के जैसा दिखाई देने वाला प्रजाति होता है, और इसका जो किस्म है वो पूसा कोमल है। ये जो पूसा कोमल होता है इसमें जीवाणु अंगमारी शीर्षण है, वैसे शीर्षण की क्रिया जिसमें जीवाणु के द्वारा होता है, तो उस शीर्षण के प्रति उस पौधा में क्या हुआ, लोबिया में प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया गया पादप प्रजनन के द्वारा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो मिर्च दिया हुआ है, और मिर्च का कौन सा किस्म, पूसा सदाबहार। और ये जो पूसा सदाबहार है उसमें किसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास हुआ, चिल्ली मोजेक या तंबाकू मोजेक वायरस जो था, या कह सकते हैं पर्णकुंचन। तो ये जो चीजें यहाँ पर है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि गेहूं का कौन सा किस्म है। ऑप्शन में आपको कौन क्या मिलेगा, हिमगिरी मिलेगा, या कहेगा कि हिमगिरी किसका रोग प्रतिरोधी किस्म है, तो आपको लिखना होगा क्या, गेहूं लिखना होगा। या कहेगा कि पूसा स्वर्णिम क्या है, पूसा स्वर्णिम किसका किस्म है, तो याद रखना होगा सरसों का। या पूसा शुभ्रा या पूसा स्नोबॉल किसका किस्म है, तो फूल गोभी का। तो इस प्रकार से यहाँ से किस्म देता है और क्वेश्चन पूछता है कि ये किसका किस्म है, या फिर इस तरह से देखेगा कि ये जो पूसा स्वर्णिम है वो कौन से रोग के प्रति प्रतिरोधकता है, किसके लिए उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया गया है, तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना होगा, श्वेत कीट। ये एनसीईआरटी में पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से भी चाहे तो नोट कर सकते हैं, और ना तो एनसीईआरटी से भी, तो इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उत्परिवर्तन प्रजनन। उत्परिवर्तन प्रजनन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे उत्परिवर्तन होता क्या है। तो किसी भी जीव का जो डीएनए होता है या जीन होता है वो कई छोटे छोटे क्या होता है, कोडोन से, या कह सकते हैं कि बेस पेयर से मिलकर के बना होता है। जब आपको देखना है यहाँ पर समझने के लिए, यहाँ पर हम बना रहे हैं, मान लीजिए एक डीएनए है, तो डीएनए का जो निर्माण होता है वो कई प्रकार के नाइट्रोजन बेस ATGC, ATGC, AT, इस प्रकार से ATGC से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार के क्रम हम लोगों के डीएनए में होता है, और ये 3-3 के समूह में रहते हैं, ठीक है ना, ये 3-3 के समूह में रहेंगे। अब क्या होता है कि इनका एक क्रम है कि ATG है, फिर CAT है, फिर GCA है, क्रम है। तो
इस क्रम में अगर हम लोग किसी प्रकार का परिवर्तन कर दें, अब वो परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, एक नया बेस पेयर बाहर से ऐड कर सकते हैं, या इसी में से एक जो बेस पेयर है उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखिए जी को हटा रहे हैं हम यहाँ पर, अगर आप जी को यहाँ से हटा दीजिए तो इसका जो क्रम होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। अभी बताया कि ये 3-3 के समूह में रहेंगे, तो पहले जो था वो क्या था, ए टी जी था, ठीक है। तो जी तो हट गया, तो जी की जगह पर कौन आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, तो क्रम क्या हो जाएगा, ए टी सी हो जाएगा। फिर आएगा ए टी जी, दूसरा क्रम जो हो जाएगा वो ए टी जी हो जाएगा। थर्ड जो क्रम जो होगा वो सी ए टी होगा, सी ए टी। ये 3 क्रम, पहले देखिए दोनों क्रम में अंतर आ गया। पहला जो यहाँ पर क्रम था वो ए टी जी था, अभी यहाँ पर पहला क्रम क्या है, ए टी सी है। फिर था सी ए टी, तो वहाँ पर ए टी जी है। फिर जी सी ए था, तो वहाँ पर सी ए टी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए या जीन का जो आधारीय अनुक्रम होता है, जो क्रम होता है, उस क्रम में परिवर्तन करते हैं, और उस क्रम में जब परिवर्तन करेंगे तो उसके अंदर नया प्रोटीन बनेगा, और नया प्रोटीन जब बनेगा उस जीव के अंदर, तो उसके अंदर नए नए लक्षणों का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। और उस नए लक्षणों के विकास को ही करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्परिवर्तन प्रजनन में क्या लिखा हुआ है कि जीन के आधारीय अनुक्रम में परिवर्तन, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, ठीक है। उत्परिवर्तन क्या होता है, देखिए पहले समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि जीन के आधारीय अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा, आधारीय अनुक्रम जो उनका सीक्वेंस होता है डीएनए के ऊपर जीन का, उस सीक्वेंस में, उस क्रम में हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। या तो बाहर से कोई नाइट्रोजन बेस को ऐड कर सकते हैं, या उसमें से कोई नाइट्रोजन बेस क्या हो सकता है, उसको रिमूव कर सकते हैं, जिससे उनका पूरा का पूरा क्रम जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा जनकों से भिन्न लक्षणों या ट्रेट को क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। वैसे ट्रेट या लक्षण को विकसित किया जाता है जो उस पौधा के जनक में मौजूद नहीं है। ऐसे लक्षण या ट्रेट को जब विकसित कर रहे हैं तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन प्रजनन कहते हैं। उत्परिवर्तन का सीधा सा मतलब है कि ऐसा परिवर्तन जिससे जो डीएनए या जीन में किया जाता है उसके अनुक्रम में किया जाता है, और उसके अनुक्रम में जब परिवर्तन करिएगा तो वहाँ पर क्या होगा, नए प्रोटीन का विकास होगा, नए प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा उस जीव के अंदर, और उस प्रोटीन से क्या होगा, नए नए लक्षणों का विकास होगा। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन के द्वारा अगर पौधों में नया लक्षणों का विकास किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन प्रजनन कहेंगे। अब कह रहा है कि उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा कौन कौन से पौधों के अंदर, तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। पहला एग्जाम्पल दिया है मूंग में, और मूंग में उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा क्या किया गया, तो मूंग में पीत मोजैक वायरस, पीत का मतलब येलो कलर और मोजैक का मतलब होता है बिखरा हुआ। हम लोग फ्लूइड मोजैक मॉडल पढ़े थे 11th क्लास में। तो मूंग में क्या होता है, पीत मोजैक, पीले रंग का, मोजैक का मतलब होता है बिखरा हुआ। तो पूरा जो मूंग का पौधा होता है उसके ऊपर येलो येलो कलर का धब्बा जैसा क्या होगा, पूरे पौधा के पत्तियों के ऊपर, तना के ऊपर क्या होता है, मौजूद होता है। तो उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया गया है, किसके द्वारा, उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है कि मूंग में पीत मोजैक वायरस या उसी को सकते हैं चर्निल आसिता के प्रति प्रतिरोधकता। हम अभी बार बार आपको कह रहे हैं कि इसके बारे में ज़्यादा लक्षण सिम्टम्स की ओर नहीं जाना है। ये कौन से वायरस, कौन से पौधा में किस तरह का बदलाव किया गया है, सिर्फ आपको वो जानना है, और वो किसके प्रति प्रतिरोधक होता है ये जानना है। तो मूंग में पीत मोजैक वायरस या जिसको बोलते हैं चर्निल आसिता के प्रति क्या हुआ, प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया गया, किसके द्वारा, उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा। इसके बाद बोल रहा है परभानी क्रांति। ये जो परभानी क्रांति होता है ये भिंडी का किस्म है, भिंडी का किस्म है, और इसमें पीत मोजैक जो वायरस होता है, देखिए यहाँ पर भी पीत है, यहाँ पर भी पीत है, तो पीत मोजैक वायरस के प्रति इसके अंदर भी क्या किया गया, प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया गया उत्परिवर्तन के द्वारा। उत्परिवर्तन आपको ये बताया कि डीएनए या जीन के आधारीय अनुक्रम में परिवर्तन करते हैं, और उस परिवर्तन के लिए हम लोग कई कारकों का उपयोग करते हैं। तो वो परिवर्तन कैसे किया जाता है, तो नोट करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्परिवर्तन के लिए यूवी रेज, एक्स रेज, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट एवं
सोडियम एजाइड जैसे कारकों का क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। किसी भी पौधा में अगर आपको उत्परिवर्तन कराना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सरेज का प्रयोग कर सकते हैं, यूवी रेज का प्रयोग कर सकते हैं, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट का प्रयोग कर सकते हैं, या सोडियम एजाइड जैसे कारक जो होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या करते हैं कि किसी भी पौधा के आधारीय अनुक्रम में जो जीन होता है उसके अनुक्रम में परिवर्तन करते हैं और जिनसे पौधों में नए लक्षणों का विकास होता है। ध्यान रखना, उत्परिवर्तन जो होता है उससे अधिकांशतः जो है वो अप्रभावी लक्षणों का ही विकास होता है। कभी कभी क्या होता है बहुत कम मात्रा में ही अच्छे लक्षणों का, अच्छे गुणों का विकास होता है। तो उत्परिवर्तन जो है वो ये इम्पोर्टेंट है पार्ट, हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको आपको लोग क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो रोग कारक के कारण होने वाले नुकसान को पढ़ रहे थे और इससे कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में पढ़ रहे थे। आगे हम लोग को एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और वो है पीड़क प्रतिरोधी। जनरली पीड़क क्या होते हैं और पीड़क जो होते हैं उनसे भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। पीड़क क्या होते हैं, जो कीड़ा होता है, कीट, ठीक है ना, ऐसे कीट जिनसे फसलों को क्या होता है, नुकसान होता है, ऐसे कीटों को ही हम लोग क्या कहते हैं, पीड़क कहते हैं। और जिस प्रकार से रोग से पौधों की उत्पादन क्षमता में कमी आती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष जो है वो हमारे फसल जो होते हैं वो पीड़क के कारण भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। बहुत तरह के उसमें आते हैं, ये जो आपका जो ग्रास हॉपर फितिंगा होता है, देखे होंगे कि जो भिंडी भिंडी का पौधा होता है उसके ऊपर येलो येलो कलर के, रेड कलर के जो छोटे छोटे कीड़ा होते हैं जो पत्तियों में छेद कर देते हैं, ये सभी के सभी जो कीट होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पीड़क कहते हैं। और ये पीड़क के कारण पौधों में क्या होता है, काफी मात्रा में नुकसान होता है। तो उसके बारे में हम लोग को नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है, वो हेडिंग डालिएगा पीड़क प्रतिरोधी पौधों का विकास। पीड़क प्रतिरोधी पौधों का विकास। पीड़क प्रतिरोधी पौधों का विकास। ये पीड़क होते क्या हैं, तो लिख सकते हैं फसलों को नुकसान क्षति भी लिख सकते हैं, पहुंचाने वाले कीटों को पीड़क कहा जाता है, ठीक है। ऐसे कीट जिनसे क्या होता है, फसलों को नुकसान पहुंचता है, ऐसे कीटों को ही हम लोग क्या कहते हैं, पीड़क कहते हैं। इसी में लिख सकते हैं प्रत्येक वर्ष फसलों का अधिकांश भाग पीड़कों के कारण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो पौधे होते हैं उनमें जो फसल होते हैं, जो कीट और पीड़क होते हैं, उनके कारण उनका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो पौधे जो हैं इसमें किस प्रकार से हम लोग पीड़कों से सुरक्षित रख सकते हैं पौधों को, तो पौधों में कई प्रकार के बदलाव किए जाते हैं। उनके आकारीय परिवर्तन किया जाता है, उनके आकार में परिवर्तन किया जाता है, उनके अंदर रासायनिक परिवर्तन किया जा सकता है, उनके शारीरिक परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये कई प्रकार से परिवर्तन करके हम लोग पौधों को क्या करते हैं, पीड़क प्रतिरोधी बनाते हैं। उसको हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए लिख सकते हैं पौधों में इन पीड़कों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास आकारीय रासायनिक शारीरिक एवं क्रियात्मक
परिवर्तनों द्वारा किया जाता है। तो कोई भी फसल को, कोई भी पौधा को अगर पीड़क प्रतिरोधी बनाना है तो उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। आकार में परिवर्तन करने का मतलब होता है, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे पौधे ऐसे, जैसे भिंडी होता है तो उसकी जो तना होता है या पत्तियां होती हैं, उसके ऊपर छोटा छोटा कांटानुमा संरचना होता है, और वो कांटानुमा संरचना जो है वो उन कीटों को उसके तना पर बैठने से क्या करता है, रोकता है। तो ये एक प्रकार का आकारकीय परिवर्तन है, जिनसे फसल जो है वो अपने आप को किससे, पौधों से, कीटों से अपने आप को सुरक्षा रख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन का बहुत सारे पौधे देखे होंगे जो लेटेक्स स्रावित करते हैं, दूध निकलता रहता है उसमें से व्हाइट कलर का, और वैसे पौधे जो होते हैं उनको भी कीड़ा किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। शारीरिक का मतलब होता है कुछ पौधों का शारीरिक इस प्रकार, जैसे अगर हम लोग देखें तो बड़ा बड़ा जो खजूर का पेड़ होता है उसको, जैसे गाय भैंस बकरी उनको नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, कांटा होता है, और उस कांटा के कारण उनको कोई खाता नहीं है। और क्रियात्मक परिवर्तन का कारण क्या होता है कि कई पौधे जो होते हैं उनमें किसी प्रकार के शारीरिक क्रियाविधि होती है, या कह सकते हैं कि उनका स्वाद जो होता है वो अलग होता है, वो पत्तियां का निर्माण नहीं करते हैं। तो अगर पत्तियों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, इस तरह का परिवर्तन कर रहे हैं, तो उनसे वो अपने आप को क्या करते हैं, पीड़कों से सुरक्षित रखते हैं। तो पौधों में पीड़कों से सुरक्षा के लिए कई प्रकार के क्या किया जा सकता है, लक्षणों का विकास किया जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि पौधों में इन पीड़कों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास आकारकीय, रासायनिक, शारीरिक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों के द्वारा किया जाता है। तो इसको पहले नोट करिए, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल कह रहा है कि रोमिल पत्तियां, पहला एग्जाम्पल जो है वो कह रहा है कि रोमिल पत्तियां। रोमिल पत्तियां का मतलब होता है ऐसे पत्तियों जिनके ऊपर रोम निकले हुए होते, छोटे छोटे कांटानुमा, व्हाइट कलर के कांटानुमा संरचना निकला हुआ होता है। ये जो रोमिल पत्तियां पीड़कों के प्रति, जो पीड़क होते हैं उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का क्या करता है, विकास करता है। तो लिखा हुआ है कि रोमिल पत्तियां पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करती है, और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे कपास। कपास जो होता है वो किसके प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, जैसिड के प्रति। ये जहां जहां हम अंडरलाइन करें उस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। कपास जो होता है वो कौन से पीड़क के प्रति प्रतिरोधी होता है, तो जैसिड। लिखा हुआ कपास में जैसिड, तथा गेहूं जो होता है उसमें धान्य पर्णभृंग जो होता है उसके कारण क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। ठीक इसी प्रकार से कह रहा है कि गेहूं में विशेष प्रकार की तना के कारण, विशेष प्रकार का तना होता है, उसके कारण गेहूं जो होता है वो किसके प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, स्टेम सॉफ्ट फ्लाई जो होता है उस पीड़क के प्रति विशेष प्रकार के तना के मौजूदगी के कारण जो गेहूं होता है वो प्रतिरोधी क्षमता उसके अंदर क्या होता है, विकसित हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि चिकनी पत्तियों वाले नेक्टर विहीन, चिकनी पत्तियां चिकना जाता है, या नेक्टर विहीन का मतलब, नेक्टर समझते होंगे जो फूलों के रस होते हैं उसको हम लोग नेक्टर कहते हैं। नेक्टर विहीन जो कपास होता है, ये कपास किसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर विकसित होती है, बॉल वर्म के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मक्का में, जो मक्का है उसमें उच्च एस्पार्टिक एसिड, ठीक है ना, उसमें एस्पार्टिक एसिड का मात्रा अधिक होता है, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, या शर्करा का शुगर का अंश होता है, और इसके कारण जो मक्का है वो किसके प्रति प्रतिरोधक हो जाता है, तना भेदक के प्रति क्या हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। तो ये है कुछ पीड़क, और पीड़कों से कौन से पौधा में किस प्रकार से वो अपने आप को उस पीड़क से क्या करता है, सुरक्षित रखता है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और इसके बाद आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभी कि पीड़क प्रतिरोधी फसल के किस्म कौन कौन से हैं, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लेकिन ये एक तरह से पैराग्राफ में दिया हुआ है और वो एक कॉलम बना करके दिया हुआ है, जिसको नोट कर लीजिए, उसके बाद वो आखिरी पढ़ते हैं। देखिए, तो ये जो है वो पीड़क प्रतिरोधी फसलों का कुछ किस्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो वैसे ही जैसे पहले हम लोग लिखे थे किस्मों के बारे में, फसल, एक कॉलम में किस्म और तीसरा कॉलम में प्रतिरोधकता, कौन से पीड़क के प्रति ये प्रतिरोधक है। उसमें पहला है ब्रेसिका। ब्रेसिका का मतलब है यहाँ पर रेपसीड मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब सरसों होता है, और इसका जो किस्म है वो पूसा गौरव,
ये पूसा गौरव किस्म है और ये किसके प्रति प्रतिरोधी होता है? एफिड के प्रति। एफिड एक पीड़क है जिसके प्रति इसमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया गया है। नेक्स्ट है फ्लैट बीन, ठीक है। और ये जो फ्लैट बीन है इसका दो किस्म दिया हुआ है, एक है पूसा सेम 2 और दूसरा है पूसा सेम 3। ये जो पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 है ये जैसिड के प्रति, एफिड के प्रति और जो फल में छेद करने वाले पीड़क होते हैं, फल भेदक जिनको कहा जाता है, उनके प्रति इनमें क्या होता है? प्रतिरोधी क्षमता होता है। नेक्स्ट है ओकरा। ओकरा का मतलब होता है भिंडी और इसके भी दो किस्म हैं, पूसा स्वामी या पूसा A4। और ये जो पूसा स्वामी या पूसा A4 है ये तना तथा फल भेदक के प्रति क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। तो ये दिया हुआ NCERT में भी दिया हुआ है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और बाकी इसके बाद जो है वो अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।